नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। 1 अप्रैल 2022 नया वित्त वर्ष और साथ ही होने वाले हैं ढेरों नए बदलाव। अब ये जो बदलाव है आपकी जिंदगी पर कैसा असर डालेंगे, टैक्स से जुड़े इन बदलावों का आपके लिए मायने क्या है, यही समझने वाले हैं आज अपने इस शो में। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जो कि डिकोड करेंगे इन बदलावों को। वेद जैन टैक्स एक्सपर्ट और साथ ही टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग हमारे साथ हैं। वेद जी और सुनील सर, बहुत स्वागत है आप दोनों का मनी गुरु के आज की इस खास पेशकश में। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बताना जरूरी है कि किन बदलावों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जरा नोट कर लीजिए, हो सकता है इनमें से कुछ बदलाव आपको मालूम हो और कुछ बदलावों के बारे में आपको जानकारी ना हो। तो फटाफट तरीके से मैं आपको 10 बदलाव सबसे पहले बता दूं। अब आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है उसके ब्याज पर टैक्स लगेगा। अब आप कहेंगे पीएफ के ब्याज पर टैक्स, ऐसा कैसे? ये तो एक इकलौता इंस्ट्रूमेंट था जिसके ब्याज पर टैक्स नहीं लगता था। इसको हम डिकोड करेंगे। पैन आधार लिंक अब तक आपने नहीं किया है तो 1 अप्रैल के बाद से अब आपको देनी पड़ेगी पेनल्टी। ये बड़ा बदलाव। क्रिप्टो के मुनाफे पर अब आपको टैक्स लगेगा। कोई वर्चुअल एसेट रखते हैं तो उसके मुनाफे पर अब लगेगी टैक्स की कैंची। नए घर पर अब आपको होम लोन पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। इसके अलावा कोरोना के इलाज पर अगर खर्च किया है किसी के, या फिर आपके जो ऑफिस ने किसी कर्मचारी के कोरोना इलाज पर खर्च किया, उसको भी टैक्स के दायरे से दूर रखा गया है। म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में कुछ बदलाव हुए हैं। अब जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो किस माध्यम से कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एनपीएस योगदान पर छूट किन कर्मचारियों के लिए बढ़ी है, इस पर भी जानकारी लेंगे। छोटी बचत को सेविंग्स अकाउंट से जोड़ना है जरूरी, अब ऐसा क्यों, इस पर लेंगे जानकारी। कैपिटल गेन पर सरचार्ज को अब लिमिट कर दिया गया है, उसकी एक कैपिंग कर दी गई है। कितना फायदा आपको होगा, इस पर भी जानकारी लेंगे। और मुंबई में रहते हैं तो अब लगेगा मेट्रो सेस, मतलब मुंबई में घरों की कीमत में होगा इजाफा, इस पर भी रहेगी जानकारी। चलिए अब शुरू करते हैं और एक एक करके इन बदलावों और आपके जीवन पर इनके असर को डिकोड करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर प्रोविडेंट फंड, वेद जी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जिसको कहते हैं, इसमें तो सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो नौकरी पेशा लोगों के लिए है। मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन जरूर है पर सबसे अट्रैक्टिव ब्याज दर तो पीएफ की ही है। जब से बजट में इस बात का ऐलान हुआ कि पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है अगर 2.5 लाख से ऊपर जाता है तो उसके ब्याज पर अब आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, तो लोगों की हवाइयां उड़ गई। अब ये हकीकत में बदलने वाला है 1 अप्रैल 2022 से। जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से ये हो पाएगा 1 अप्रैल 2022 से, ब्याज पर टैक्स कैसे पीएफ के? जो बजट में 2021 में एक प्रोविजन आया था कि जो पीएफ है, जो लोग एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका जो अमाउंट है वो उसको एक थ्रेशोल्ड रखी गई कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करेंगे उनके इस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। एक मॉडल बहुत पहले से यूज हो रहा था कि जो आप प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं, जिस समय आप निवेश करते हैं उसकी छूट मिलती है, उस निवेश पे जो इनकम आती है उसकी छूट मिलती है, और जब वो पैसा आपको ईयर एंड पे जब अपनी मेच्योरिटी पे मिलता है वो एग्जेप्ट होता है। तो इसको हम ट्रिपल ई एग्जेप्ट मॉडल कहते हैं। वो मॉडल कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसके ऊपर एक थ्रेशोल्ड लगा दी गई है कि भाई अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करेंगे प्राइवेट एम्प्लॉइज, और सरकारी एम्प्लॉइज अगर 5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसके ऊपर जो एक्सेस जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये एक प्रोविजन उन्होंने डाला है टू रिस्ट्रिक्ट कि बहुत सारे एम्प्लॉइज जो हायर सैलरी के ब्रैकेट में आते थे वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट पीएफ में कंट्रीब्यूट कर देते थे और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता था वो एग्जम्प्ट हो जाता था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक नया प्रोविजन डाला गया है जो इफेक्टिव हो गया है, और ये प्रोविजन वर्ष 2021-22 से लागू है, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसकी रिटर्न 22-23 में अब जाएंगी उसके अंदर ही आएगा। अब उसमें एक थोड़ी सी चर्चा चल रही है कि ये जो टैक्स है ये ईयरली लगेगा या फिर आपको मैच्योरिटी के टाइप पर लगेगा। इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी की अभी अवेटेड है कि भाई ये कब लगना चाहिए, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि ये प्रोविजन मैच्योरिटी के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, ये इसके बारे में चर्चा चल रही है।
बिल्कुल, तो इसकी जद में वो लोग आएंगे जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आते, जो ज्यादा योगदान पीएफ में करते थे, उन पर सरकार की नजर गई और उन्होंने फटाफट इसको कैप कर दिया कि 2.5 लाख से ऊपर अगर आप योगदान करते हैं तो वो जो अमाउंट है सुनील जी, उस अमाउंट पर टैक्स लगेगा। मतलब कुल मिलाकर अगर 3 लाख का योगदान करते हैं पीएफ में एक साल में, 2.5 लाख तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो वो अतिरिक्त अमाउंट होगा उसका जो ब्याज बनेगा उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन एक और बात सुनील जी, मैं वेद जैन की बात से आगे बढ़ाते हुए आपको कहूंगी, ऐसा कहा जा रहा है कि टैक्स की जब कैलकुलेशन की जाएगी तो इस रकम को 2 हिस्सों में बांटे जाएगा। एक जो है जो 2.5 लाख तक की अमाउंट है और एक 2.5 लाख से ऊपर है। क्या इसके लिए कुछ 2 पीएफ अकाउंट खुलेंगे, ऐसा कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए स्वाति, सरकार ने 1 अगस्त 2021 में सर्कुलर जारी किया है और एक रूल 9 में अमेंडमेंट कर दी है। अब वो 2 अकाउंट, एक ही अकाउंट के 2 पार्ट बना देंगे आपके, कि 2.5 लाख तक का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको अलग करेंगे और 2.5 लाख से ऊपर जो कंट्रीब्यूशन होगा उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग की जाएगी। तो जो क्लोजिंग बैलेंस था आपका 31 मार्च 2021 को, प्लस जो एडिशनल होगा उस पर ब्याज अलग होगा, और जितना आप डिफरेंस, मान लीजिए हमने 3 लाख रुपए जमा करवाया तो 50,000 रुपए दूसरे अकाउंट में जाके वहां पर अलग कैलकुलेशन करेंगे और उस पर आपसे टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। ओके, तो ये क्लैरिटी हो गई पीएफ पर जो टैक्स है उसके नियम की। अब वेद सर, पैन और आधार लिंक, ये तो लग रहा है जैसे सदियों से इसको लिंकिंग को लेकर एक तो रूल्स आ रहे हैं, फिर डेट्स एक्सटेंड हो रही है, लेकिन आखिरकार अब सरकार की तरफ से क्लैरिटी आई कि 1 अप्रैल के बाद अगर आप अपना पैन को आधार से लिंक करते हैं तो आप कर सकते हैं, 2022 तक 2023 तक कर सकते हैं, लेकिन विद टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब उस पर लगा दी गई पेनल्टी। या आप कहेंगे सरकार की तरफ से एक स्मार्ट मूव है जिससे लोग स्पीड अप करें अपने पैन को आधार लिंक करने को लेकर? स्वाति जी देखिए, आप पहले ना इसको समझिए कि ये प्रोविजन क्यों आया और क्या पर्पज इस प्रोविजन का है। इस प्रोविजन में ये लाया गया कि आधार और पैन एक ऐसा है जिससे कि डेटा माइनिंग में बड़ी इजी हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत जगह आपका आइडेंटिटी आज की डेट से आधार से आती है, और बहुत एक पैन ऐसा है जो टैक्स पेयर के लिए जरूरी है। अब ये कोशिश थी कि जो डाटा कलेक्ट किया जाए, जहां जहां आप यूज करते हैं उसको यूज करने के लिए आधार और पैन दोनों को लिंक कर देंगे, तो इनकम टैक्स वालों को टैक्स की कलेक्शन में और टैक्स की जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसको मॉनिटर करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो 2017 में ये कोशिश की गई और एक प्रोविजन डाला गया 139AA में कि आपको आधार को अपने पैन से लिंक करना है। लेकिन उसमें एक व्यवस्था ऐसी कर दी गई कि अगर आप लिंक नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर डेट जो शुरू में 2020 रखी गई थी, बाद में 21 करी गई, फिर 22 करी गई, तो अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन इनइफेक्टिव हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब आज की डेट में ये तो बड़ा आसान लगता है कि जिन लोगों ने आधार लिंक नहीं किया और उनका पैन इनऑपरेटिव कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की चैलेंज है। उसको बात को देखते हुए वो समय समय पर इसकी सीमा बढ़ा दी गई, पहले 21 की गई, अब 22 की गई। अब सीमा फिर बढ़ा दी गई है 1 साल की कि हम आपको पैन इनऑपरेटिव नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप 31 मार्च 2022 के बाद अगर अपना ऑपरेटिव इसको लिंक करते हैं तो हम आपसे एक एडिशनल फीस लेंगे जो उन्होंने एक्ट में प्रिस्क्राइब की हुई है। 500 रुपए फीस रखी है 3 महीने के लिए। तो आप जिन लोगों ने अगर आज रात 12 बजे तक जिनके पास आधार है और वो अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं और कल करेंगे, तो उनको 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और अगर 30 जून के बाद करेंगे तो ये फीस 1,000 रुपए तक हो जाएगी। और अगर वो 31 मार्च 2023 तक नहीं करते हैं तो उनका पैन 1 अप्रैल 2023 को इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन अगर इनऑपरेटिव हो जाएगा तो आपके ऊपर बहुत सारे समस्याएं आ जाएंगी। 139A में आपको हर डॉक्यूमेंट पे, हर रिटर्न पे आपको पैन कोड करना है, वो नहीं कर पाएंगे। वो नहीं करेंगे तो 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, तो वो आपके ऊपर व्यवस्था आ जाएगी। और आपके ऊपर बहुत सारे जो और नियम है पैन के, जो बिना पैन के टीडीएस की डबल डिडक्शन होती है वो हो जाएगा, हायर रेट हो जाएगा। तो जो भी एलिजिबल एसएससी हैं, जो जिनको आधार मिल सकता है, एलिजिबल पर्सन जिनको आधार मिल सकता है और उनको आधार है, अगर वो उनको ये अपना पैन लिंक करना अपने आधार से जरूरी है। मैं ये बता दूं कि 4 कैटेगरी के ऐसे बनाए पर्सन जिनको आधार के लिए एलजी इससे बाहर रखा गया है। एक वो जो नॉन रेजिडेंट हैं, उनको आधार की वो नहीं है।
एक जो इंडियन सिटीजन नहीं है उनको आधार की कई जरूरत नहीं होती, आधार नहीं मिलता है उनके लिए। और इसी तरह से 80 ईयर से ऊपर वाले जो हैं उनके लिए इसकी एग्जेम्पशन दी गई है। और एक जो सिटीजन हैं असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर, उनके लिए वहां पे भी एक कंसेशन उनके रेजिडेंट के लिए। इसके अलावा ये प्रोविजन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और इसलिए जरूरी है कि अगर अभी तक आपने आधार को अपना लिंक नहीं किया पैन से, तो अभी भी समय है कि रात 12 बजे से पहले लिंक कर लें। कल करेंगे तो आपको एक 500 रुपए की फीस देनी पड़ सकती है। और ये फटाफट पैन को आधार से लिंक करने का बिल्कुल लास्ट मिनट जो तरीका सुनील जी, वो क्या है? नहीं, आपको अगर आधार से पैन लिंक करना है तो आपको आधार सेंटर जाना होगा और वहां जाकर आप अपने पैन को लिंक कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ डेडिकेटेड सेंटर बना रखे हैं। आप वहां चले जाइए और आप अपने पैन आधार को लिंक कर लीजिए। और देखिए, सरकार ने पिछली बार एक और प्रोविजन दिया था कि आप पैन या आधार कोई भी आप देकर अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और ये भी कहा था सरकार ने कि जैसे ही आप अपना पैन आधार नंबर से रिटर्न फाइल करेंगे, हम आपको एक नया पैन भी अलॉट कर देंगे। तो अगर आपको गलत नंबर पैन नंबर अलॉट हो गया तो आपको उसको भी रेक्टिफाई करवाना चाहिए। ये आपने जरूरी बात कही सुनील जी इस पूरे मुद्दे पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आती है उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी रखते हैं, वर्चुअल करेंसी में ट्रेड करते हैं। और इस बार के बजट में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम जो क्रिप्टो करेंसी है उसको वैध तो नहीं मानते हैं, मतलब उसको लीगल करेंसी तो नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको इससे मुनाफा होता है तो अब आपको टैक्स देना पड़ेगा 30%। अब इसकी जो गणना है वेद सर, और वो लोग जो वर्चुअल करेंसी लगते हैं उनके लिए क्या मायने हैं? देखिए, उनके लिए मायने दो हैं। जिस समय बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2022 को, तो उन लोगों को लगा कि एक अच्छी बात हो गई, अब वो जो काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में ये लीगलाइज हो गया, 30% टैक्स तो इवन अदरवाइज देना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक उनको बड़ी अच्छी सी बात लगी। लेकिन बाद में जो क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण आए, उसमें काफी कहा गया कि हमने 30% का टैक्स लगाया है, तो ये मत समझिए कि ये लीगलाइज हो गया। जो आप है वो बिल्कुल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उसके अंदर आपको एक्चुअल मैसेज ट्रांजेक्शन की तो यू कैन बी पेनलाइज अंडर द इनकम। तो वैसे भी आपकी 10, 20, 30 तीन कैटेगरी में पड़ती है। अगर आपकी 30% में वैसे पड़ेगी तो 30 लगेगा। लेकिन जो एक और क्लैरिफिकेशन और इस बजट में जो और बाद में बिल पास होते हुए अमेंडमेंट कर दी गई है कि आपके पास अगर दो बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वैद सर, हम आपके पास फिर से आ रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हाँ, हम आपकी बात समझ गए हैं कि हाँ, मुनाफे पर 30% आपको फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी अगर आप वर्चुअल करेंसी रखते हैं। यही बात सुनील जी मैं आपसे चाहती हूँ, उसको आप आगे बढ़ाएं। एक तो मुनाफा हो गया, और अगर नुकसान भी होता है, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या नुकसान पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर पूरे साल में अगर कोई लॉस हुआ है तो? देखिए स्वाति, जो वेजन साहब बता रहे थे उसमें मैं आगे एड ऑन करता हूँ। बेसिकली क्या कहा है सरकार ने कि अगर आपको करेंसी से फायदा है, क्रिप्टो करेंसी से, और क्रिप्टो करेंसी का मतलब खाली क्रिप्टो करेंसी नहीं है, उसमें नॉन फंजिबल टोकन भी हैं, उसमें कोई भी वर्चुअल डिजिटल असेट, और जिसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी डेफिनेशन है, जितने भी वर्चुअल डिजिटल असेट है सारी कवर कर दी है सरकार ने। और सबसे खतरनाक बात जो कही है स्वाति, वो ये कही है कि देखिए जो प्रॉफिट होगा उस पर तो हम आपसे टैक्स दे लेंगे, अगर लॉस होगा तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं देंगे। कैरी फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं सरकार ये कह रही है, मान लीजिए आपको बिटकॉइन में तो हो गया लॉस और इथीरियम में हो गया प्रॉफिट, तो सरकार कह रही है कि इथीरियम वाला प्रॉफिट पे टैक्स दे जाओ और बिटकॉइन का जो लॉस है वो भी एडजस्ट नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो बेसिक टैक्सेशन पॉलिसी है उसके भी खिलाफ है, और सरकार इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन लेके आई है। और प्रोविजन क्या कहता है कि आपको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 115 में लगेगा, 115 बीबीएच सेक्शन लेके आई है। 115 बीबीएच में कहा कि आपको 30% स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेगा प्रॉफिट के ऊपर, कोई खर्चा नहीं देंगे, कोई हम आपको लॉस नहीं देंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि माइनिंग की कॉस्ट भी आपको नहीं देंगे हम, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, माइनिंग की कॉस्ट नहीं देंगे, केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी जो आपने परचेज किया होगा उसकी कॉस्ट देंगे। और दूसरा एक प्रोविजन डाल दिया 194S में, उसमें कह दिया कि अगर 50,000 रुपए से ज्यादा आप पेमेंट कर रहे हैं करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी या कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट की, तो आपको 1% टीडीएस काटना है, 1% टीडीएस। और अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक्सचेंज कर रहे हैं जो कि पेमेंट करेंसी वैल्यू में, रुपये वैल्यू में नहीं हो रही है,
भी आपको इंश्योर करना है कि आपको 1% टीडीएस काटना है। तो इस बार जो लोग क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, उनको बहुत ध्यान से डील करने वाली बात है। आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना है, आपको लॉस एडजस्ट नहीं होगा, करंट का लॉस भी एडजस्ट नहीं होगा, और आपको कोई भी खर्चा नहीं दिया जाएगा, केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी जाएगी। वेद सर, मैं आप क्योंकि बात पूरी नहीं कर पाए थे, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल लोगों के मन में यह है कि लीगल करेंसी तो सरकार ने नहीं माना है, लेकिन टैक्स लगा दिया है। इसके पीछे का मकसद क्या है? मतलब टैक्स, क्रिप्टो करेंसी के मुनाफे पर टैक्स लगाने से क्या होगा? देखिए, कुछ लोगों के मन में भ्रांति थी कि भाई क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स कैसे लगेगा, कोई लीगल है या नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने ये सोचा कि हम इसको क्लैरिफाई कर दें कि देखिए, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में कोई काम कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि उसकी इनकम एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स लगेगा, क्योंकि अगर आप रेजिडेंट है तो आपको उसकी इनकम पे टैक्स देना है। और ये उन्होंने क्लैरिफिकेटरी कमेंटमेंट डाल दी कि हायर रेट की कि 30% ही टैक्स लेंगे, बिना ये आपको डिसाइड किए कि ये लीगल है या नहीं है। तो ये टैक्स पेयर को देखना है। एक बेसिक प्रिंसिपल है टैक्सेशन का कि एक रेजिडेंट की कोई भी इनकम अगर होती है, वो लीगल इनकम है या इलीगल इनकम है, टैक्स तो आपको लगेगा ही लगेगा। आप गैम्बलिंग करें, आप कोई और ऐसे इलीगल काम करें, जो आपकी इनकम होती है तो उसके ऊपर टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इनकम हो गई है। तो उसी में उन्होंने कहा कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से कोई इनकम है, वो लीगल है या इलीगल है, हमने इस बात का डिसाइड नहीं कर रहे हैं। वो दूसरी डिपार्टमेंट या दूसरी मिनिस्ट्री करेंगी या आरबीआई देखेगा। लेकिन हमारे लिए इनकम टैक्स के लिए हमने कहा कि हम आपको कोई छूट नहीं देंगे, एक्सेप्ट जैसे सुनील जी ने कहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अलावा 30% आपसे टैक्स लेंगे। एक क्रिप्टो करेंसी में लॉस होता है, दूसरे में प्रॉफिट होता है, तो हम लॉस को छोड़ देंगे, प्रॉफिट के ऊपर आपसे 30% टैक्स ले लें। 1 अप्रैल 2022 से होने वाले बदलावों पर कर रहे हैं चर्चा। सुनील गर्ग से हम अब जानते हैं। सुनील जी, ये बताइए, जो पहली बार घर खरीदार थे उनके लिए होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लाभ मिलता था, लेकिन ये जो लाभ है उसको अब सरकार ने एक्सटेंड नहीं किया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो पहली बार घर खरीदने वाले हैं उनको एडिशनल बेनिफिट अब 1 अप्रैल 2022 से नहीं मिलेगा? बिल्कुल ठीक है स्वाति, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो धारा 24 पे 2 लाख की छूट मिलती है वो मिलती रहेगी। ये एक एडिशनल बेनिफिट दिया था। देखिए, पहले एक सेक्शन था 80EE, तब सरकार ने कहा था कि अगर आपने 1 अप्रैल 2016 से और 31 मार्च 2017 के बीच में अगर मकान खरीदा है पहली बार, और वो जो मकान है, जो हाउस है, आप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं और 45 लाख से कम है, तो हम आपको 1.5 लाख रुपए की एडिशनल छूट देंगे। इसी सेक्शन को नया सेक्शन लेके आए थे 1 अप्रैल 2019 को, फाइनेंस एक्ट 2019 में लेके आए थे, और कहा था कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और आप 45 लाख से कम का मकान खरीद रहे हैं तो हम आपको 1.5 लाख की एडिशनल छूट दे देंगे। कहने का मतलब था कि आप 2 लाख की छूट ले लीजिए धारा 24 में और 1.5 लाख की यहाँ पर ले लीजिए। तो अगर 45 लाख का आपने 40 लाख लोन भी लिया है तो सारा का सारा ब्याज आपको माफ हो जाता था। लेकिन क्या हुआ कि वो सेक्शन, वो प्रोविजन 31 मार्च 2022 को उसमें सनसेट क्लॉज आ गया और वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ये छूट लेके आए थे सेक्शन 80EEB में, वो अभी जिंदा है। वो अभी 31 मार्च 2023 तक आप क्लेम कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको धारा 24 की छूट मिलती रहेगी। ये फर्स्ट टाइम होम बाय वाली छूट है, उसका सनसेट क्लॉज आ चुका है, वो एक्सटेंड नहीं की गई है। एक और जरूरी बदलाव जो है वो ये कि अगर कोरोना का इलाज, सुनील जी, कई लोगों ने कराया, पैसे कहीं से मिले हैं या आपने किसी एम्प्लॉयर ने अपने कर्मचारी पर खर्च किए हैं या आपने किसी को पैसे दिए हैं, तो उसको टैक्स दायरे से बाहर रखा गया है। पर इसके नियम क्या हैं? स्वाति, ये तो इसमें आपका योगदान भी है कि ये मुद्दा हमने उठाया था जी बिजनेस पर लास्ट ईयर, और उसके बाद सरकार जून 2021 में एक सर्कुलर लेके आई थी कि अगर आपको इलाज के लिए पैसा मिलता है, इलाज के लिए, कोविड के इलाज के लिए, तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपकी कोविड में डेथ हो जाती है तो सरकार ने कहा है कि अगर आपके एम्प्लॉयर से पैसा मिल रहा है तो हम उसको एग्जेम्पशन देंगे, और अगर आपको एम्प्लॉयर के अलावा मान लो किसी ट्रस्ट ने, किसी फाउंडेशन ने, किसी और ने दिया है तो 10 लाख रुपए तक की हम आपको छूट दे देंगे। ये बेसिक नियम है, और जिसका इस बजट 2022 में मैडम ने धारा 56 में उसको चेंज भी कर दिया। लेकिन उसमें 2 राइडर लगा दिए हैं। राइडर नंबर 1 ये है कि जो आपको पैसा डेथ पे मिलना है वो 12 मंथ्स, 12 महीने, डेट ऑफ डिमाइज के 12 महीने के अंदर मिलना चाहिए। अगर 12 महीने में नहीं मिलेगा तो आपको इसका फायदा
नहीं मिलेगा। और दूसरा जो रिलेटिव की डेफिनेशन दी है उसमें, वो धारा 56 से नहीं उठाई है, वो धारा 10(5) से उठाई है। उसमें बड़े क्लोज रिलेटिव है, यानी अगर मान लो आपके वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उसके अलावा और कोई रिलेटिव को पैसा मिलता है तो वो आपको कवर नहीं किया गया है। हाँ, अगर आपको इलाज के दौरान कोई पैसा मिला है, कोविड में आपने इलाज करवाया, आपके दोस्तों ने पैसा दिया, आपके दूर के रिश्तेदारों ने पैसा दिया, तो पहले 56(2)(10) में वो टैक्स लग जाया करता था अगर पैसा रिलेटिव के अलावा कहीं से आता था, क्योंकि रिलेटिव के अलावा तो आप 50,000 रुपए तक का गिफ्ट ले सकते हैं, ज्यादा आप ले नहीं सकते थे। तो सरकार ने दोनों रिलीफ दिए थे, और ये सर्कुलर था बहुत पुराना, 2021 जून में आ गया था, जिसको फरवरी 22 में मैडम ने फाइनेंस एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया। बिल्कुल। और फिर कैपिटल गेन के जो नियम है, एलटीसीजी के नियम है, उसमें जो बजट 2022 में कुछ बदलाव हुए हैं वेद जी, उसमें सरचार्ज को कैप कर दिया गया है। अब मैं आपसे समझना चाहती हूं, एलटीसी हटाने की मांग कर रहे थे लगातार, लेकिन हाँ, सरकार ने कुछ रियायत जरूर दी सरचार्ज को कैप करके। इससे कितनी राहत मिलेगी? देखिए, ये एक अच्छी सी डिबेट थी। जो कैपिटल गेन होता है वो आपको ये समझना चाहिए कि 1 साल की इनकम नहीं होती है, ओवर ए पीरियड आपने होल्ड किया होता है। तो उस पे ये चर्चा चल रही थी कि 25% और 37% का सरचार्ज इंडिविजुअल के ऊपर लग जाता है अगर वो इनकम 2 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर चली जाती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, क्योंकि जैसे डिविडेंड इनकम पे कैप लगाया हुआ है, तो अब उन्होंने कहा है कि जो 112 में जो कैपिटल गेन की इनकम आती है, उसके ऊपर जो सरचार्ज है उसको रिस्ट्रिक्ट 15% पे कर दिया गया है। वो एक अच्छी मूव है, क्योंकि कैपिटल गेन उस साल की टैक्स तो 1 साल में होता है, रियली ये इनकम स्प्रेड ओवर होके आती है। किसी ने घर खरीदा था 2001 में और वो 2022 में बेचता है, उसको कैपिटल गेन लगता है, तो जो इनकम आई है ये मान के चलना कि वो इनकम 1 साल की है, शायद ठीक नहीं है, वो स्प्रेड ओवर 20 साल की जो उसने होल्डिंग की हुई थी उसकी स्प्रेड ओवर आके 1 साल में टैक्स हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरचार्ज को कैप किया गया है कि 15% का सरचार्ज ही लगेगा। ओके, तो ये एलटीसीजी पर जो नया नियम है, सरचार्ज को कैप कर दिया गया है, ये वेद जैन ने बताया। सुनील जी, मुझे बताइए, एक तो म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ नियम और दूसरा एनपीएस से। एक तो म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 अप्रैल के बाद निवेश करना चाहते हैं तो यूपीआई या नेट बैंकिंग से ही कर सकते हैं। बाकी जो उसके सुनील जी जो तरीके हैं, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड यूनिट है बेसिकली उन्होंने डीडी या चेक से जो निवेश लेना वो अब बंद कर देंगे। और दूसरा एनपीएस का जो नया क्लॉज है सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त योगदान पर लाभ का, वो क्या कहता है? देखिए, हम एनपीएस को समझते हैं कि सरकार ने धारा 80CCD2 में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक बेनिफिट दिया था कि आपका एम्प्लॉयर अगर 14%, 14% तक भी कंट्रीब्यूट करता है तो उसको फुल्ली एग्जेम्पशन दी गई थी, और धारा थी 80CCD2। अब ये एक्सटेंशन एक बेनिफिट दे दिया, वो दे दिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी अब उस बेनिफिट को ले सकते हैं। यानी उनके जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको भी 14% तक की अगर कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का तो पूरी तरह से वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन ये बेनिफिट जो हम सोच रहे थे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को नहीं दिया गया है, उनके लिए लिमिट वही 10% की है। और जहां तक म्यूचुअल फंड का बात है, डिजिटल भारत का जमाना है, डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो सरकार चाहती है कि डिजिटल लेन देन हो और आपकी ऑनलाइन पेमेंट डिजिटल के थ्रू हो। ओके, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। और अंत में बस 2 बदलाव, उस पर एक कमेंट मैं वेद सर आपसे जानूंगी। एक तो जो पोस्ट ऑफिस जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के जिनके पास खाते हैं, वो सरकार कह रही है आप अपने बचत खाते से इसको लिंक कर दीजिए, क्योंकि जो पैसा है वो 1 अप्रैल के बाद सीधा आपके बचत खाते में आएगा, ऑटो क्रेडिट हो जाएगा। अगेन ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, अगर ऑटो क्रेडिट वाला मामला हो जाता है तो बेटर ही होगा। और एक और, मुंबई में घर महंगे हो जाएंगे क्योंकि मेट्रो सेस लगने वाला है 1 अप्रैल से। वहां पर जो सरकार है उसने इसको अनुमति भी दे दी है, और हम देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ने से भी घर आने वाले टाइम में महंगे हो जाएंगे। भी सेस बढ़ने का कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वहां पर? ये देखिए, 2 बातें हैं। जो पहली बात आपने कही वो पोस्ट ऑफिस वाली, तो वो डिजिटाइज इकोनॉमी की तरफ, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने की कोशिश हो रही है। और पोस्ट ऑफिस को भी अब ये मान के चलना चाहिए जो बैंकिंग है उसकी, पोस्ट ऑफिस की, वो सारी डिजिटल फॉर्म में चली जाएगी और उनको बिल्कुल बैंकिंग की तरह लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सारे बैंक आज की डेट में डिजिटाइज है, सारे डिजिटल वर्किंग है, तो उसको पोस्ट ऑफिस में भी बढ़ावा दिया जाता है, इसीलिए कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो मेट्रो सेस है वो एक लोकल स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक वर्किंग है कि भाई आप मेट्रो के नाम की टैक्स कलेक्ट करने की वर्किंग है।
कोई सेस लगाया है, अब आपको कुछ, क्योंकि आप मेट्रो में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आपको फैसिलिटी मिलती है, उसके नाम की वो कॉस्ट रिकवर करना चाह रहे हैं क्योंकि वो फैसिलिटी है। बट जैसा आपने ठीक कहा कि हाँ, अगर सेस लगता है तो कॉस्ट तो बढ़ती है, और जो टैक्स लगते हैं वो आपकी जो भी परचेज करेंगे उसके ऊपर आपको जो टैक्स लगेगा वो चैलेंज तो आएगा ही। बिल्कुल, तो कुछ ऐसे बड़े बदलाव जो कि 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी में होने वाले हैं, आपके टैक्स से जुड़े हुए, आपके पैसों से जुड़े हुए, आपके जेब से जुड़े हुए, इन पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए वेद जैन सर और सुनील गर्ग जी, आप हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आपका।